हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो काफी दिनों से जब से जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, एक ही मैसेज बार बार आ रहा है कि सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि जो एग्जाम डिफिकल्ट आया था, अब इसके बाद क्या क्या अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाएं, अब क्या नई अप्रोच होनी चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कैसे करें। तो जितनी भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, उन लोगों के हर एक चीजों के सवाल को लेके ये वीडियो मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को लास्ट तक। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं, हम लोगों ने एक थोड़े दिन पहले जेकेएसएसबी के ऑफिस में विजिट करा था, जिसमें आप लोगों की कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने हमें भेजे थे, वो हम लोगों ने वहां पे डिस्कस करे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था रिजल्ट का निकलना। ठीक है, अब जो बच्चा एग्जाम दे के आ रहा है, आप लोगों के सामने अभी रिसेंटली एक रिजल्ट आउट हुआ है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट का, जिसमें आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रैंक 1 जो है राहुल सिंह शान, इन्होंने इसको क्वालिफाई करा है। और अब बच्चों का ये कहना था कि सर इतने डिफिकल्ट पेपर में ये 98 नंबर कैसे ले आए। तो देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये पोस्ट बहुत पुरानी थी, 3-4 साल से ये डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे थे, हमारे साथ टेस्ट दे रहे थे, हर एक टेस्ट में अप्रोक्सीमेट 95 100 प्लस स्कोर ये कर रहे थे। और वहां पे डिफिकल्ट पेपर के साथ, अब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि एक बहुत ही वेल डिजाइंड पेपर था। कुछ सेक्शन इसमें अगर डिफिकल्ट थी, तो कुछ सेक्शन इसमें आपकी इजी भी थी, जो ओवरऑल सिलेबस को जो है, टाइम फ्रेम को जो है मैनेज कर रहा था 120 मिनट में 120 सवालों के साथ। ठीक है, ये जस्टिफाई कर रहा था इस चीज को। तभी यहाँ पे एस्पिरेंट जिसने भी अच्छे से तैयारी करी है, उसको अपना स्कोर वहां पे दिखाए। आप ये चैलेंज नहीं कर सकते सर 98 कैसे लेके आ गया। देखो, 98 वो लेके आया क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है। अगर ये पेपर आज से 2-3 साल पहले वाला होता, तो यही बच्चा 110 प्लस लेके आता, अगर हलवा पेपर इसको दे दिया जाता, क्योंकि इसने चीजों को पढ़ा है। ये आप लोगों के लिए पहली चीज है। अब जूनियर असिस्टेंट में क्या हुआ, जूनियर असिस्टेंट में टाइम का मेन इशू बना था, जिसको लेके हम लोगों ने वापस से ये पॉइंट भी डिस्कस करा, और उम्मीद करते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक पेपर जो अब आपका फाइनेंस का आएगा, वो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की तरह ही आप लोग मान के चले, उस तरीके से बनाया जाएगा कि 120 मिनट में 120 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं। जूनियर असिस्टेंट डिफिकल्ट था, जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, हाँ एक और चीज है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो रैंक सेकंड है जिस बच्चे का, उसके वाइल्ड लाइफ गार्ड में थाउजेंड्स में रैंक है। तो आपको बता दूं, वो बच्चा भी हमारे साथ टेस्ट देता था, वो बच्चे ने वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर ही नहीं दिया है। आप दोनों अलग अलग लोगों को कंपेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको भी बता देता हूं। जो रैंक 1 है, अब डिफिकल्ट पेपर था, ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है आपको। अब रैंक 1 आप ही में से बच्चा है जिसने पेपर दिया है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, अब हो सकता है कि इस बच्चे के मार्क्स 45 to 50 की रेंज में बन रहे हैं जूनियर असिस्टेंट में। ध्यान से सुनना, मैं जो चीज आपको समझा रहा हूं, जो रैंक सेकंड है उसके अप्रोक्सीमेट 50 बन रहे हैं। ठीक है, अब जो रैंक थर्ड है उनसे भी मेरी बात नहीं, बट वो भी टेस्ट देते थे। अब देखो, ये जो पहले दो बच्चे हैं, पेपर डिफिकल्ट हुआ, इनसे मेरी बात हुई, ये कह रहे थे कि सर मेरे ना 55 मार्क्स आ सकते थे। अब माइंडसेट देखो किस तरीके से एग्जाम में मिलता है। अब टॉपर है, ऑब्वियसली बच्चा टॉपर है, इनका भी थोड़ा सा वहां पे जो है एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से कहते हैं 55 मेरे सही थे, फिर लेकिन जब दिमाग में हम लोग लेके चीज आते हैं घर से कि 70 प्लस तो जूनियर असिस्टेंट में चाहिए ही चाहिए, तो कहते उस वजह से मैंने नेगेटिव ज्यादा करने शुरू कर दिया। अब देखो, एक बच्चा जो एक पेपर में टॉप कर रहा है, उसको भी अगर एग्जाम प्रेशर हिला सकता है, तो हर एक इंसान नॉर्मल है, हर एक बच्चा एस्पिरेंट है। एग्जाम प्रेशर जूनियर असिस्टेंट का सबके लिए सेम था, और उसमें हर एक बच्चे से गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कह रहे हैं नेगेटिव वगैरह हो गया, तो नंबर 45 से 50 की रेंज में बन रहे हैं। तो देखो, ये मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं आप लोगों के लिए। अब आते हैं वापस, देखो जो चीज तो हो गई वो हो गई। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट में एग्जाम प्रेशर ने सबको हिलाया, ठीक है, उसके बावजूद भी अच्छा कराए हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट के ऊपर, जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं, बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो क्वालिफाई करेगा। अगर कट ऑफ 60 जाता है तो तब भी करेगा, 50 जाता है तब भी करेगा, 40 जाता है तब भी करेगा। रीजन ये है कि अब जो स्ट्रेटेजी में चेंज है वो आपको समझना है, पैटर्न का चेंज जो है वो आपको समझना है। देखो, होता क्या था मैं आपको बताता हूं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभी तक 2 बार एग्जाम हुए, ठीक है। एक बार कट आपका 95 के करीब करीब था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और दूसरी बार भी आपका किसी इसी रेंज में था। अब बच्चे ने जब ऑलरेडी 2 बार पिछली बार के सिनेरियो देखे हैं, तो घर से बच्चा ये सोच के जाता है कि यार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मतलब 100 प्लस मार्क्स, तभी आपका कहीं जाके 600 में नाम आएगा। ये माइंडसेट कैसे तैयार हुआ? ये माइंडसेट हुआ पुराने पैटर्न के हिसाब से। अब जेकेएसएसबी ने पैटर्न क्या चेंज कर दिया है? जेकेएसएसबी ने अब पैटर्न जो है उसको थोड़ा सा बदल दिया है। अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, अब आपको मैच द फॉलोइंग के सवाल आ रहे हैं, अब आपको कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं।
इसके साथ साथ आपको पेयर्स बेस्ड सवाल आ रहे हैं कि कितने पेयर सही होंगे, और इसके साथ जो ट्रेडिशनल चल रहे थे आपके वन लाइनर वो खत्म हो गए। लेकिन अब ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूं, जब ये चीजें पेपर में होती हैं, पहली कंडीशन ये है कि डिफिकल्टी लेवल जेकेएसएसबी जिस मर्जी लेवल पे सेट कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज हर एक बच्चे के लिए सेम रहने वाली है। बस हाँ, इस चीज का हो कि 120 मिनट में वो 120 सवाल हो जाएं। ठीक है, सिर्फ यही एक सिंपल सी क्राइटेरिया है और इसी के रिक्वेस्ट को हम लोगों ने रखा है, जिसपे जेकेएसएसबी काम कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब ये चीज जो अब होता क्या है, अगर मान लो किसी एक सेक्शन में आपको डिफिकल्ट सवाल दिखे, स्टेटमेंट बेस्ड दिखे, मैच द फॉलोइंग कंसेप्चुअल दिखे, ये दिखे, तो जेकेएसएसबी ने फॉरेस्ट के एग्जाम में क्या किया था, कुछ सवाल बहुत बेसिक यानी कि बहुत ईजी पूछे थे। अब यहां पे बात क्या आती है कि डिफिकल्ट सवाल भी आपको 1 नंबर देके जाएगा और इजी सवाल भी आपको 1 नंबर देके जाएगा। अब यहां पे बच्चों का कहना होता है कि सर अगर पेपर में सवाल डिफिकल्ट है, उसको पढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा, उसको ऑप्शंस में सारे को रीड करने के लिए टाइम लगा, जो जूनियर असिस्टेंट में हम लोगों ने देखा, जिसकी वजह से हर एक बच्चे पे उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। अब फाइनेंस की स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ये एग्जाम आपका जूनियर असिस्टेंट से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें है आपकी 8 सेक्शंस। ठीक है, इसमें आपकी 8 सेक्शंस हैं। मैं 8 सेक्शंस को थोड़ा सा डिवाइड करके लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। 2 मेजर सेक्शंस आ जाती हैं, जीके और अकाउंट्स। ठीक है, ये दोनों सेक्शंस आपकी 50% वेटेज को लेके चलती है, जो कि 60 नंबर है। इसके अलावा हमारी 10-10 नंबर की सेक्शंस आ जाती हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आती है, आपका मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, इस सब के साथ साथ आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है और आपकी साइंस आ जाती है। अब पहली प्रायोरिटी बच्चा घर से सोच के जाता है कि यार 120 नंबर का पेपर में 100 प्लस, ये वाली चीज, ये वाला कंसेप्ट आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा। ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने आपको चीजें बोली हैं कि घर से मेंटली कोई भी एक फिक्स टारगेट नहीं लेके जाएगा। आप लोग अगर पेपर में जा रहे हो, पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट का मतलब हो सकता है कि आपका ये पेपर बहुत नेक्स्ट लेवल डिफिकल्टी चले गया। अगर जूनियर असिस्टेंट की तरह ये पेपर बना ना, तो 60 से 70 के ऊपर कट ऑफ इसका कभी नहीं जाएगा, मैं आपको आज बोलता हूं। लेकिन अब घर से इस कंसेप्ट को ही आपको खत्म करना है कि मेरे को 100 लेके आने हैं, मेरे को 110 लेके आने हैं, मेरे को 90 लेके आने हैं, मेरे को 80 लेके आने हैं। ये आप लोग अब घर से नहीं सोचोगे। अब जो चीजें हैं वो एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के ही डिसाइड होगी, कि पेपर को देख के ही डिसाइड होगी कि कितने नंबर आएंगे। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो जीके की, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ना सेक्शन वाइज ये चीजें बताता हूँ। अब अगर जीके की बात करूं तो जूनियर असिस्टेंट की तरह ही ऑलमोस्ट मिलता जुलता ये सिलेबस आप लोगों के सामने है। ठीक है, जो कि 30 नंबर का है। 30 नंबर के पेपर में अब आप लोग देखो सिलेबस क्या है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट के ही रिस्पेक्ट में, तो आप लोगों ने एक चीज को देखा होगा कि कुछ सवाल वहां पे डुएबल थे। अब डुएबल सवाल कौन से थे? वो थे आपके J&K यूटी के रिलेटेड, जिसमें आपको हिस्ट्री का सवाल बेसिक पूछ लिया गया था, थोड़े से सवाल आपको पूछ लिए गए थे जो बेसिक थे। अब यहाँ पे क्या है, अब बच्चा कह रहा है कि सर हम किस लेवल पे तैयारी करें। देखो अब वो चीज़ है ना एग्जामिनर के हाथ में, आपको अपनी तैयारी उसी पेस पे ही चलानी है। हमारे एंड से जो हम लोग आपको चीज़ें दे रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि एक ही नोट्स पे चलते हैं, हम लोग 4-5 सोर्सेज को पूरा ध्यान से रीड करके फिर आपके नोट जो है वो बनाते हैं, और वो हमारे एंड से पूरे कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। किसी भी बच्चे को सिलेक्शन लेने के लिए वो चीज़ें सफिशिएंट होती है हमारे एंड से, अगर वो बकायदा उसको अच्छे से पढ़ के जाए। अब एग्जामिनर अगर कोई सवाल बहुत मुश्किल बना रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडियन कल्चर को लेके या हेरिटेज साइट्स को लेके जो सवाल पूछा गया था, उसमें यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट पूछ ली गई। अब ये सवाल कुछ ऐसे बनते हैं जिसमें आप एक एट द एंड इंसान हो, आप कितना डेटा अपने दिमाग में स्टोर करके जाओगे। अब आपका दिमाग अगर मान लो 8 GB डेटा स्टोर कर सकता है, मैं आपको 216 GB दे दूं और आपको बोलूं कि यार ये रट लेना, पेपर में सब यहीं से आ जाएगा, तो आप लोग खुद बताओ कि आप कितनी चीजों को स्टोर करोगे, कितनों को निकालोगे। आपकी अप्रोच अभी भी वही होनी चाहिए कि आपको, अगर हाँ इसके अलावा बच्चे कह रहे हैं सर अब आप ना हमें थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स बताओ, वहां से पढ़ेंगे। देखो आप लोगों को बता दूं, सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड बुक होती है एनसीईआरटी, जो मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बोला है। लेकिन उसके अलावा भी कई सवाल इस तरीके के बनाए गए थे जो आपको किताबों में दिखेंगे ही नहीं। अब उन सवालों को आपको छोड़ना है। अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की फिर से बात करूं, 80 नंबर का पेपर था, अगर टॉपर बच्चा 45 से 50 की रेंज में है, तो 30 सवाल तो भाइयों उसने भी छोड़े हैं, पहली चीज। तो अब आप लोग अगर अपने एंड पे घर पे अब पेपर को उठाना और देखना कि क्या 45 से 50 सवाल वहां पे निकल सकते थे, तो आप बोलोगे ये बिल्कुल निकल सकते थे। लेकिन वहां पे प्रेशर ज्यादा था, वहां पे टाइम कम था सवालों के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे किसी बच्चे को ना ये नहीं है कि आपसे निकले नहीं, वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ।
वो पेपर ही इस तरीके का डिजाइन किया गया था जिसमें लक बहुत बहुत मैटर करेगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, और उससे भी ज्यादा करेगी टाइपिंग। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आपको अभी फिलहाल इसमें पढ़ाया गया है आपको उसी पे टिके रहना है। अपने एंड से आपको अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो। अब जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे मैंने फ्रीडम स्ट्रगल का टेस्ट डाला था लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड, मैंने उस पर एक सिंपल चीज लिख दी थी कि अगर आप लोग मान लो 10 सवाल है, ठीक है, उन 10 सवाल में 5 सवाल सही कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उन 10 में 5 सवाल सही कर रहे हो, हर टेस्ट के बाद ना वहां पे एक ऑप्शन आता है परसेंटाइल का। आप लोग बस अब ये चीज चेक करो कि कितनी परसेंटाइल आपकी आ रही है। पहले हम लोग क्या देखते थे कि 10 सवाल है, 10 में से 10 हमें स्कोर करना है, अब ये कंसेप्ट खत्म है। अब आप लोगों को देखना है परसेंटाइल कितनी है। परसेंटाइल का मतलब होता है कितने परसेंट बच्चे आपसे पीछे चल रहे हैं। अगर मान लो आप लोगों ने 5 नंबर लेके आए और आपकी परसेंटाइल 95 प्लस है, तो इसका मतलब आपका वो टॉपिक तैयार है। फिर आपको ये नहीं देखना कि यार मेरे सिर्फ 5 नंबर आए, ये वाला कंसेप्ट अब आपको रोकना पड़ेगा। आपको अब सिर्फ मार्क्स को लेके तैयारी नहीं करनी है, आपको अब एक तैयारी करनी है सिस्टमेटिक वे में, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नेगेटिव को अवॉइड करना है। नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। एग्जामिनर जब ये चीज ठान लेता है, अगर मान लो मैं टेस्ट बना रहा हूं, अगर मैंने ये चीज सोच ली है कि मैं वो सवाल डालूंगा जो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, फिर वो कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। अगर एग्जामिनर उस जोन में चला गया है तो आप वो नहीं कर सकते, ये सिंपल है। बस उस केस में क्या है, उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि सवाल को छोड़ देना है और ना ही उस पर हम लोग 0.25 नेगेटिव करके है। ये एक सिंपल अप्रोच है। बाकी जो पढ़ाया गया वो सफिशिएंट है, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। देखो हमारे एंड से आप लोगों को अगर मैं बात करूं, कुछ सेक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जीके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, अकाउंट्स हो चुका है, इंग्लिश, स्टैट्स, एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथ में खत्म हो जाएगी, मैथ के भी 2-3 टॉपिक बचे हैं, इकोनॉमिक्स खत्म है, कंप्यूटर इसी महीने खत्म हो जाएगा, साइंस खत्म है। सिलेबस ये खत्म हो चुका है, पढ़ाने वाला काम हम लोगों ने मैक्सिमम कर दिया है। अब जो हमारा मेन काम होगा ना वो है आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना कि कल को जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आप लोग वहां पे घबराओ नहीं, ठीक है। अपने एंड से हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सेम पैटर्न को फॉलो करा था, 2 सेक्शन इजी 2 सेक्शन डिफिकल्ट करके, पर जेके एसएसबी ने वहां पे बहुत ही ज्यादा बाउंसर डाले। और उस केस में भी आप लोग अगर वीडियो उठा के देख लेना, मैंने तब भी बच्चों को बोला था कि अगर सेक्शंस डिफिकल्ट आएंगी तो ईजी वाले क्वेश्चंस के लिए अप्रोच करना। अब वहां पे नो डाउट स्किप करने के लिए भी आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा, टाइम कम था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन हाँ फाइनेंस में ऐसी चीज नहीं होगी जहां तक हम लोगों को लगता है, क्योंकि हम लोगों ने चीज को वहां पे बोला भी है, रखा भी है कि आप डिफिकल्ट जितना मर्जी बना लो, लेकिन इतना बना लो कि 120 मिनट में 120 सवाल हो जाए। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब आपको ना लेटेस्ट पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, तो देखो पढ़ाया आपको सब कुछ गया है, पढ़ाने के लिए आपको चीजें दे दी गई है। अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग उस तरीके के टेस्ट तैयार कर रहे हैं। पहले तो आपको हर एक टॉपिक के टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें अभी तक अप्रोक्सीमेट 1000 प्लस एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड अपलोड हो चुका है। इसी में ही टॉपिक टेस्ट में सिर्फ अभी 3000 प्लस टॉपिक टेस्ट जो है एमसीक्यूज और अपलोड होंगे, जो कि रिसेंट पैटर्न में बनाए जाने हैं। हर एक रिस्पेक्ट में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों तरीके से बनाए जाने हैं। और ये इस तरीके का एक शेड्यूल आप लोगों को हमारी टीम जो है वो दे देती है, कि जिसमें आपको पहले ही बोल देते हैं कि इन टॉपिक्स को ना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे आप लोगों को कंप्लीट सेक्शनल वाइज हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। कोर्सेज में ही सब कुछ इंक्लूडेड है, जो 600-700 रुपए का कोर्स है, आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो फुल लेंथ टेस्ट हो, सेक्शनल हो, टॉपिक टेस्ट है, हर एक चीज हमारे एंड से हम लोग ये 500-600 रुपए में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और इससे ज्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट, पूरे जे&के की बात छोड़ के मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, कोई भी इतना एफर्ट नहीं डालेगा जितना हमारी टीम डाल रही है। और ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ चीज को, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, पैटर्न चेंज होता है, हम पैटर्न चेंज करते हैं, एक दिन बाद ही आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने सेम पैटर्न बेस्ड चीजें बनाना शुरू कर दी, और उसकी वजह से ही हम लोगों को जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। आप ही जैसे बच्चे हैं जो रिजल्ट लेके आएंगे। अब जूनियर असिस्टेंट में मार्क्स कम आ गए तो बच्चों ने शोर डाल दिया, देखो जब कट ऑफ ही उसका कम जाएगा तो फिर सब बच्चे शांत हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिजल्ट आना जरूरी क्यों होता है, रिजल्ट आना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे इसका रिजल्ट आया है, आप ही में से बच्चा है जिसने फर्स्ट रैंक के लिए गया है, और आप ही में से बच्चे होंगे जो आगे जाके इसमें भी करेंगे और जूनियर असिस्टेंट में भी करके आएंगे। फिर हो सकता है 50-55 वाला बच्चा टॉपर्स में क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक और चीज हम लोगों ने टीम ने डिसाइड करा है, बहुत जल्द एक डिटेल्ड एमसीक्यू सीरीज वीडियो की फॉर्म में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के सवालों को किस तरीके से डील करना है, लेटेस्ट पैटर्न के सवालों को किस तरीके से अप्रोच करना है, और लेटेस्ट पैटर्न के सवालों को किस तरीके से स्किप करना है, वो आपको सिखाया जाएगा
एलिमिनेशन अप्रोच क्या होती है आपको उसके बारे में सिखाया जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से किस तरीके से डील करना है। तो ये सारी चीजें हर एक टीचर जिसने पढ़ा दिया है वो भी और जो पढ़ा रहे हैं वो भी इसको लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि टेस्ट की फॉर्म में तो आपको कम से कम इसमें 7-8 हज़ार एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन वीडियोस की फॉर्म में मैंने टीम को बोला है कि आप इनको एक बार फिर से इस चीज को जो है प्रॉपर लेटेस्ट पैटर्न एमसीक्यूज पे वापस से क्लासेस शुरू करवाओ, ताकि जब तक एग्जाम होगा बच्चा उस चीज को करके जाएगा। तो ये हम लोगों ने बोल दिया है, हर एक टीचर इस पे अभी काम कर रहा है। बहुत जल्द आपको जो है वापस से जैसे यूट्यूब पे या फिर ऐप पे ही हम लोगों की कोशिश रहेगी, क्योंकि देखो ऐप पे क्या होता है, सीरियस बच्चा रहता है मैक्सिमम जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, तो उन लोगों को वहां पे आप लोगों को जैसे लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड एमसीक्यूज वीडियो जो है हम लोग अपलोड करना शुरू करेंगे, जो कि लाइव में कोशिश ज्यादा रहेगी कि आपको करवा दी जाए और आप लोग प्रिपेयर करके चले। तो हमारे एंड से नई स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बस ये लास्ट बताता हूं। अब आपको जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है तो आप लोग कर सकते हो, वो आप लोगों का हक है। आप लोगों कहीं से भी जो भी चीज आपको मिलती है और लगता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कर सकते हो, लेकिन वापस याद रखना कि अगर स्टोरेज 8 GB की है तो उसमें 216 GB घुसाने की कोशिश मत करना, ये भी क्रैश हो जाएगा। ठीक है, जब आपका रखने की कैपेसिटी अगर दिमाग में लिमिटेड है, अगर मैं आपको कल, अब होता क्या है, अब ना रैंडम पीडीएफ आना शुरू हो जाएंगी। कोई आपको मान लो 1000 GI टैग की पीडीएफ दे रहा है कि यार इसको याद कर लेना, सवाल आ सकता है। अब आप 1000 GI टैग याद रख पाओगे? सबसे पहली सवाल, कितना आपका दिमाग इसमें ये जो है वो होगा। और वो वाले भी भेज दें कि सिर्फ नॉमिनेटेड है, जो मिली भी नहीं है जिसको, फिर वो तो हजारों में होगी। तो ये होती है बेवकूफ़ों वाली अप्रोच। आपको अपनी एक स्टैंडर्ड अप्रोच पे चलना है, जो आपको सिलेबस दिया गया है आपको सबसे पहले उस पे काम करना है, इस पे होल्ड बनाना है, एक अच्छे से इसको रिवाइज पे पूरी चीज़ों को रिवीजन मोड पे रखना है। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो इन रैंडम चीज़ों के ऊपर जाना है, तो इन रैंडम पीडीएफ्स को प्रिंट आउट करवा के इकट्ठा करना शुरू कर देना। क्योंकि देखो होता क्या है, अभी तो आप लोग ये चीज़ें कर लोगे, 60 नंबर का ये सेक्शन है, 60 नंबर का ये सेक्शन है। एग्जाम में जब मान लो आपको 10 दिन बचे हैं, ठीक है, जब एक्सट्रीम मोड ऑन होता है रिवीजन का, तब मान लो आपके पास 50 रजिस्टर पड़े हैं जो आपके सिर्फ नोट्स के ही है, तब आप किसको उठाओगे, किसको रिवाइज करोगे और किसके साथ उसके कंटिन्यू करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आप लोगों को नोट्स को अभी भी अपना उतना ही रखना है, लिमिटेड सोर्सेस के ऊपर रखना है। अगर कोई चीज लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में नहीं है, उसको ऐड कर लो। ठीक है, हार्डली अगर कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, मान लो अगर आप लोगों ने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे चलो आ जाओ यहाँ पे, मान लो आपने डिमांड एनालिसिस पढ़ा है, बाबर सर ने आपको ये चीज पढ़ाई है, मान लो आपको इसके अलावा कोई नोट्स में चीज मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने नोट्स में ऐड करके ना उसी नोट्स के साथ स्टेपल कर देना। ठीक है, ताकि कल को जब रिवाइज करने बैठो तो वो ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पे लिमिटेड रिसोर्सेज बने रहे। ऐसा नहीं है कि 4 पेजेस के टॉपिक में आपने एड ऑन में ही 50 पेज को जोड़ लिया है, वो आप लोग ना रिवाइज कर पाओगे और वो इतना आपको एग्जाम से पहले कंफ्यूज कर देगा कि आप उस पर अप्रोच नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, नो डाउट, हम लोगों ने कभी किसी किताब को पढ़ने के लिए मना नहीं करा है। यहाँ पे इनफैक्ट मैं आपको आज ये चीज रिकमेंड भी करने आया हूँ कि जो बच्चे मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, सवाल बहुत हद तक आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना है, आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है, आप इसके एमसीक्यूज को लगा सकते हो अपने एंड पे भी। ठीक है, ये आपको हेल्प ही करेगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है, इलेक्ट्रिक करंट 7th 8th 9th 10th में भी है, इलेक्ट्रिक करंट 11th 12th में भी है। अब किस लेवल पे जाना है? इलेक्ट्रिक करंट आपको आईआईटी जेई में भी देखने को मिलेगा। अब कहाँ पे किस लेवल पे जाना है वो सबसे बड़ा सवाल है। उस सबसे पहले आपको बेसिक को ही क्लियर करना पड़ेगा। सीधा अगर आप लोग आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग टाइम वेस्ट करोगे। आप पहले बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के बाद सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल्स को लगा लो अगर लगाना है तो, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि जूनियर असिस्टेंट में कंपाउंड रेशो का सवाल पूछा था। कंपाउंड रेशो 7th क्लास या 8th क्लास की ना बुक एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में लिखा है रेशो चैप्टर के कि कैसे बनती है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो जेके बहुत बेसिक भी पूछ रहा है, लेकिन पहले अगर आपको करना है तो आपको इस अप्रोच पे जाना है कि एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ाने से पहले बेसिक को क्लियर करके ही आगे बढ़ना, तभी आपको हेल्प होगी। और सबसे शांति से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, देखो थोड़े दिन में ही आपका जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी होपफुली आ जाएगा, आपको पूरी पिक्चर जो है वहां पे क्लियर हो जाएगी।
कई बच्चों ने कहा कि देखो पेपर में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में 98 नहीं आ सकते थे, बच्चे ने लेके आए हैं और बिल्कुल जेन्युइन है। जो बच्चे बीच में कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, थोड़ा स्कैम है, ये है वो है, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। 2022 में भी इस बच्चे से हमारी बात हुई है, 2026 में भी इससे बात हुई थी, पेपर के बाद भी इस बच्चे से बात हुई थी। आप लोगों के साथ हमने टेलीग्राम पे भी वो चीजें शेयर करी है। तो आप किसी की मेहनत पे सवाल मत उठाओ कि ये बच्चे के इतने कैसे आ गए। इंस्टेड आप लोग ये फोकस करो कि आप लोग अपने मार्क्स इतने कैसे लेके आओगे, क्योंकि ये लोग पेपर क्वालिफाई करने के बाद भी दूसरे एग्जाम्स की तरफ बढ़ चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको एक सेटबैक मिला, किसी की गलती नहीं थी, ना आपकी गलती थी ना हमारी गलती थी, किसी की गलती नहीं थी। वो पेपर इस तरीके का बनाया गया था कि उसमें एक सेटबैक सभी को मिलना था। लेकिन उस पेपर के बाद अब कई बच्चे उसी लूप में घूम रहे हैं। मैंने आपको 1000 बार बोला है, अगर 1 लाख फॉर्म भरा जाता है तो कंपटीशन सिर्फ 10,000 है। और आपको बता दूं जूनियर असिस्टेंट ने इसमें और एक तड़का लगाया है कि ये 10,000 में से भी अब सिर्फ 5,000 कंपटीशन आपका बच गया है। ये मैं आपको सच बता रहा हूं, अब आपका कंपटीशन सिर्फ 5,000 बच गया, क्योंकि ये 10,000 बच्चा ना अभी भी इसी के लूप में घूम रहा है और इसी के लूप में घूमता रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। और इसी में ही, इसी 10,000 में से ही कई सारे बच्चे होंगे जिनका नाम टाइपिंग के लिए होगा। अब ना वो बच्चा टाइपिंग कर पा रहा है, ठीक है, ना वो बच्चा दूसरे एग्जाम के ऊपर जेके पीएसआई के लिए फोकस कर पा रहा है, और वो बच्चा ना बस अभी एक अलग ही जोन में चला गया हुआ। तो मैं ये वीडियो उन बच्चों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, रिजल्ट मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आ जाए, आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बट ऐसा ना हो कि अगर रिजल्ट महीना लेट आए तो ये 5,000 बच्चा आपसे बहुत ज्यादा लीड ले जाए और वो लीड आप कवर ना कर पाए। तो ये एज अ ब्रदर मैं आपको चीज समझा रहा हूँ। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो, पेपर हुआ है, 35-40 की रेंज में मार्क्स है, टाइपिंग के कॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आप ही की तरह बच्चे थे। अगर टॉपर्स को यहाँ पे एक सेटबैक मिला तो हर एक बच्चे को मिलेगा यार। आपसे पहले हार्डली महीना पहले बच्चे ने पेपर दिया है तो उसने पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड सवालों पे अगर 98 स्कोर करा, उसको भी थोड़ा सा सेटबैक मिला इस पेपर में। क्यों मिला? क्योंकि ये पेपर ही ऐसा था, हर एक बच्चे के साथ होता है। इनफैक्ट मैं भी पेपर में बैठता, हो सकता है मैं भी पेपर में कंफ्यूज हो जाता। लेकिन आप लोगों को मैं ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने तैयारी करी थी जूनियर असिस्टेंट की और वाकई मेहनत से तैयारी करी थी, तो अभी इस टाइम पे, पर्टिकुलर इस टाइम पे जब आपका 2 महीने बाद फाइनेंस का एग्जाम होने वाला है, तो ये टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोग बैठे और डिप्रेस्ड फील करें कि यार थोड़ी मेहनत हो जाती। तो आपने अपने एंड से बेस्ट दिया है, हो सकता है आपका सेट डिफिकल्ट हो सकता है कि आपके पेपर में कोई भी चीज होगी हो जिसकी वजह से आप अपना उतना बेस्ट नहीं दे पाए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम ना 45+ जा सकते थे, ठीक है, हम लोग 30s में रह गए। देखो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोग डिमोटिवेट हो और जिसकी वजह से आप लोग आगे के ऊपर फोकस ना कर सके। 30s में हो, याद रखो, चीजों को सीखो, गड़बड़ क्या हुई थी और उससे कोशिश करो कि ये यहाँ पे ये चीज रिपीट ना हो। सिंपल सा फंडा है। 300 वैकेंसीज के लिए पेपर हुआ है, 600 अभी बाकी है। जो ऐसा ना हो कि यही 300 वाले भी इस 600 में आ जाए और आप लोग बस यही सवाल खुद से पूछते रहे कि गड़बड़ कहाँ हुई। गड़बड़ जहां हुई, जो हुई, आराम से। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट लास्ट पे जाते हुए सारे बच्चे से है, जिन जिन बच्चों ने भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, आप लोग एक लास्ट बार, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, एक लास्ट बार ना आज पेपर को उठाना और आप लोग देखना कि कितने सवाल ऐसे थे जो हम लोग कर सकते थे। दूसरी चीज आप देखना कि गलती हमसे कहां पे हुई, ठीक है। सेट डिफिकल्ट था, आपकी मेहनत कम थी, हर एक चीज अपने आप से पूछना। सेल्फ एनालिसिस इसको ही कहते हैं। हर बार टेस्ट के बाद हम लोग जो सेल्फ एनालिसिस करते हैं ना, ये सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से पूछना कि गलती कहां पे हुई और उसके बाद सोचना कि अब क्या, ठीक है, क्या आप उस चीज को अंडू कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो चुका है उसके लिए माफी, लेकिन यहाँ पे आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। मैं जब एग्जाम देता था, दिसंबर महीने में मैंने एक एग्जाम दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कट ऑफ 135 था, जिसमें मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने उसको क्वालिफाई कर दिया था। मेरे नंबर उसमें 117 थे, ठीक है। अब ये गैप 18 नंबर का था। अब आप लोगों की तरह मैं भी एक इंसान था, मैं भी बैठा रहता था, सोच रहा था कि यार इतना ज्यादा गैप है, मैं कैसे इसको कवर करूंगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत सारा इंसान के दिमाग में चीजें चलती है, बहुत इंसान सोचता है कि यार मेरे एंड से गड़बड़ क्या हुई है। फिर क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ,
1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, चौथे दिन मैंने वापस से किताबें उठाई। सबसे पहले मैंने देखा कि गड़बड़ कहाँ हुई, क्या चीज़ें सही हो सकती थी, प्रेशर था एग्ज़ाम का, क्या चीज़ें थी। उसके बाद हमारा एक और एग्ज़ाम था जो जनवरी में होना था, ठीक है? उस एग्ज़ाम में हम लोग बैठे और सबसे बड़ी चीज़ थी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिवैल्यूएट करा था, एक रिलैक्स मोड पे पेपर दिया। चीज़ों में मैंने ये देख लिया कि जब स्ट्रेस लेके मैं अगर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो रिलैक्स करके एक बारी वापस से तैयारी करता हूँ, देखता हूँ क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊँगा, पहले भी हुआ हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब जनवरी में वो एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम हॉल में बैठा, एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम का कट ऑफ था 105, ठीक है? मेरे फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम में 135 लेके आए थे, उनका स्कोर था 110 और इसी पेपर में मैंने स्कोर करा था 132। 1 महीने में क्या मैंने तैयारी बहुत ज़्यादा करी? नहीं करी। मैंने जितनी एफर्ट पहले मारे थे, उतने ही एफर्ट के साथ मैं एग्ज़ाम में इस बार बैठा था, लेकिन इस बार माइंडसेट कुछ अलग था कि जो गलतियाँ पहले हुई हैं, वो रिपीट ना हो, जो नेगेटिव पहले हुए हैं, वो रिपीट ना हो और उसी वजह से मेरे को इस पे एक एज जो है यहाँ पे मिली और यही लेसन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दिन खराब होता है, लेकिन दिन की वजह से हम लोग ज़िंदगी खराब कर दें, वो बेवकूफ़ी है। दिन खराब की वजह से हम लोग चीज़ों को सीख के आगे अगर उस पे काम करें तो हमें फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये आज यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। हमारे एंड से देखो हम लोगों ने आपको अभी तक 600 लेक्चर्स जो हैं वो दे दिए हैं। पीडीएफ्स आपको दे दिए हैं। 100 प्लस टॉपिक टेस्ट दे दिए। मैंने आपको बताया 400 प्लस इसमें और टॉपिक टेस्ट आएंगे। जैसे टॉपिक टेस्ट खत्म होंगे हमारी टीम सेक्शनल टेस्ट आपके लिए बना देगी। सेक्शनल टेस्ट खत्म होंगे मैं आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट के लिए ले जाऊंगा। हमारे एंड से किसी भी तरीके की कमी नहीं होती, ना ही मैं होने दूंगा और हमारे एंड से हमेशा अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसके पीछे पर्पस है, ठीक है? आप में से बच्चा सिलेक्ट होता था तो हमें लगता है हमारी सिलेक्शन हुई है। आप अगर आज डिप्रेस फील करो तो हमें लग रहा है कि यार हो सकता है कि हम ही और एफर्ट डाल देते, बट हमने अपने एंड से बेस्ट दिया था जिसके लिए मैं उसको रिग्रेट नहीं करूंगा। हमने अपने एंड से सारी चीजें करी थी। कल को रिजल्ट आएगा, आप ही में से बच्चे जो होंगे वो हमें मैसेज करेंगे, सर हमारा देखो सिलेक्शन हो गया है, इतने ही नंबरों के साथ हो गया जितने हम लोग सोच रहे थे कि कम है। तो क्या इतना टाइम वेस्ट कर रहा है उस चीज पे वर्थ है? बस अब आप लोग ये चीज सोचना और ऐसा ना हो कि ये 5,000 बच्चे आपसे बहुत ज्यादा लीड जो है वो ले जाए। जो बच्चे यहाँ पे है, देखो बाकी 90,000 से मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, जो भी कर रहे हैं। हर एक बच्चा फॉर्म भरता है इस उम्मीद से कि सिलेक्शन होती है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत करेज चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए जो आप लोगों ने दिखाई है। आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, आप ही इनमें से बहुत सारे बच्चे पहले भी निकले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है पेपर क्वालिफाई करना। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, हर साल हज़ारों बच्चे करते हैं, बट यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे जाना ना बेवकूफ़ी होती है। तो इस चीज़ को याद रखना। सीरियस बच्चा आज भी जेएनके में बहुत कम है जो तैयारी कर रहा है। और आप अगर अपने आप को, अब आप लोग खुद अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हो कि आप किस में आते हो। हमारे यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी एसटी नहीं चलता, हमारा कैटेगरीज थोड़ी अलग चलती है। अब आप लोग सोच लो आप इनमें से कौन सी में हो, कैटेगरी ए, बी या सी में, और कमेंट में जरूर लिख के बताना कि किस में अभी आप हो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा बी लिखेगा मुझे पता है। तो बस बाकी यही है, मेहनत करो, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, कल को जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको आज भी बताता हूँ, अगर मेहनत आपकी ईमानदारी से थी ना, तो जो मैंने भी ये चीज फेस करी है, अगर सेटबैक लगाए ना तो ऊपर वाले का रिवॉर्ड कुछ और होगा। ठीक है, इस एग्जाम की से बेटर ये एग्जाम था, ये नहीं ही होना था तो नहीं हुआ था, और यहाँ पे सिलेक्शन होनी थी तभी वहां पे मैंने एफर्ट ज्यादा डाला था और मार्क्स ज्यादा लेके आया था। अगर यहाँ पे मेरे मार्क्स भी 135 हो जाते ना तो हो सकता है शायद मैं इसमें 105 भी नहीं लेके आता। तो ये आज के लिए आपकी लास्ट मोटिवेशन थी। काफी टाइम मैंने आज आप लोगों का लिया है, आप लोगों से बात करके अगर कोई भी बच्चा वापस ट्रैक पे आता है तो मेरा अल्टीमेट टारगेट सिर्फ यही होता है कि बच्चा बस अगर डिप्रेस फील कर रहा है या कोई बच्चा अगर उस 10,000 से वापस जाने की तैयारी पे है, तो देखो भाई आप एक स्टेप दूर हो सिर्फ मंजिल से। इस समय आप लोगों को बस शांति चाहिए। आज रात को पेन पेपर लेके बस एक बार सोचना कि क्या गड़बड़ हुई, कितनी गड़बड़ हुई और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद कल नया दिन है, नया महीना है और नई एनर्जी के साथ चीजों पे वापस आएंगे। जो हुआ हो गया, रिजल्ट आएगा, आप भी यही मैं भी यही। ठीक है, हर एक बच्चे को रिजल्ट मैं दिखा दूंगा जो देखना चाहता है, बट आगे का सोचते हैं, आगे पे फोकस करते हैं। और जिसके भी नंबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइपिंग पे प्रायोरिटी रखो। कई सारे बच्चे ऐसे भी मेरे को दिखते हैं 38-40 लेके आ रहे हैं, टाइपिंग छोड़ चुके हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। टाइपिंग आपको एज दे के जाएगी, लिस्टें पूरी की पूरी बदल देगी। पीछे से बच्चा उठ के आएगा और आपको ओवरटेक कर जाएगा टाइपिंग के दम पे। एक सिंपल लास्ट चीज,
अगर 80,000 बच्चा टाइपिंग देता था, सिर्फ 10,000 क्वालिफाई करता था। मान लो JKSSB 1:10 की रेशो में बुलाता है 3,000, तो आप लोग इसी रेशो पे निकालो, तो आपको क्या लगता है कि 3,000 में से 3,000 बच्चा क्वालिफाई कर देगा? सोचना इस चीज़ पे। तो बाकी मेहनत करो, मेहनत करते आ रहे हो तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। थोड़ी सी मेहनत की कमी और है, उस पर फोकस करो और आप लोग भी यहाँ पे निकल जाओगे। ऊपर वाला मेहनत को फल देता है, आज नहीं देगा तो कल देगा, बट कंडीशन ये है कि मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी था। कल से ये टॉपिक्स के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, इनको रिवाइज कर लेना, ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न में टेस्ट अपलोड करूंगा उसमें आप लोग चीज़ों को और सीख सको और इम्प्रोवाइज कर सको। बाकी मैंने आपको बता दिया है, हमारे एंड से हम इसके ऊपर MCQ सीरीज जो है जल्दी लेके आएंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड, ताकि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह सब कुछ सिखाई जा सके। बाकी मिलते हैं साथियों कल आपको नए लेक्चर के साथ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर JKPSI पे भी एक वीडियो बना दो, तो मैं JKPSI के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो कल आप लोगों तक ले आऊंगा कि क्या अप्रोच अब होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके भी। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा, गुड नाइट।